Welcome to Uncovered Files. 1923 के जर्मनी की एक तस्वीर है जो अक्सर मेरे जहन में उभरती है। मतलब एक आम नागरिक है और वो ब्रेड का सिर्फ एक पैकेट खरीदने के लिए हाँ, वो ठेले पर नोटों का पहाड़ लाद कर ले जाने वाली तस्वीर। बिल्कुल एग्जैक्टली ठेले पर नोट ले जा रहा है और बच्चों को उन नोटों के बंडल से खिलौनों की तरह खेलते देखा गया था। हाँ। क्योंकि उस कागज की कीमत रद्दी से भी कम हो चुकी थी। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और सोचिए, सिर्फ 4 साल पहले हुए एक कागजी समझौते ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक को इस कगार पर ला खड़ा किया था। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम द्वितीय विश्व युद्ध के उन पन्नों को खंगालने वाले हैं। हाँ, जो बताते हैं कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध की राख से ही दूसरे और सबसे भयानक महायुद्ध की शुरुआत हो गई। देखिए, ये सिर्फ कुछ राजाओं या संधियों के इतिहास नहीं है। बिल्कुल, ये समझना है कि इतिहास के वो कौन से डोमिनोज थे, वो कौन सी ईंटें थीं जो एक के बाद एक गिरती गई और पूरी दुनिया भर भराकर ढह गईं। तो चलिए आज इस विषय को थोड़ा और खोल कर देखते हैं। और उस रास्ते की शुरुआत को समझने के लिए हमें 1919 के उस शांति समझौते की कार्यप्रणाली को समझना होगा, जिसे दुनिया वर्साई की संधि के नाम से जानती है। वो संधि जो असल में शांति के लिए थी ही नहीं। बिल्कुल, विडंबना तो यही है। जिसे दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था, उसी ने सबसे बड़े विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। अगर हम सिर्फ इसके प्रावधानों पर नजर डालें तो ये विजेताओं द्वारा हारे हुए पर थोपा गया एक फरमान था। हाँ, और यहाँ सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी वो वॉर गिल्ट क्लॉज, जिसे अनुच्छेद 231 कहा गया। एकदम सही। मतलब ब्रिटेन और फ्रांस ने कागज पर यह लिखवा लिया कि प्रथम विश्व युद्ध में जो भी तबाही मची उसका इकलौता जिम्मेदार सिर्फ जर्मनी है। लेकिन एक मिनट, युद्ध की शुरुआत तो सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच हुई थी ना? हाँ, कई देश उसमें कूदे थे। तो फिर सारा दोष सिर्फ जर्मनी के मजबूत कंधों पर क्यों डाल दिया गया? क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन को अपने देशों में हुए भारी नुकसान की भरपाई चाहिए थी। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था, ताकि वो सारा पैसा वसूल सके। बिल्कुल। जब आप किसी राष्ट्र से आधिकारिक तौर पर यह कबूलवाते हैं कि लाखों लोगों की मौत के लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है, तो आप सिर्फ उसका खजाना खाली नहीं कर रहे, आप उसका आत्मसम्मान कुचल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप उसकी राष्ट्रीय पहचान को खत्म कर रहे हैं। और आर्थिक दंड का आंकड़ा देखिए, $33 बिलियन। अरे बाप रे, 33 बिलियन। हाँ, जो आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से करीब $270 बिलियन बैठता है। और दिलचस्प बात बताऊं? क्या? जर्मनी ने इस जुर्माने की आखिरी किश्त साल 2010 में चुकाई है। 2010 में? मतलब लगभग एक सदी तक एक देश उस युद्ध का कर्जा चुकाता रहा जो उसने अकेले शुरू भी नहीं किया था। हाँ, और इसी कर्जे को चुकाने के दबाव ने उस आर्थिक तंत्र को जन्म दिया जिसे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। जब जर्मनी 1921 में पहली किश्त चुकाने के बाद और पैसे नहीं दे पाया, तो फ्रांस ने क्या किया था? फ्रांस ने जर्मनी के सबसे अहम औद्योगिक इलाके रूहर वैली पर कब्जा कर लिया। हाँ, और इसके जवाब में जर्मन सरकार ने हड़ताल कर रहे अपने मजदूरों को पैसे देने के लिए अंधाधुंध नोट छापने शुरू कर दिए। बिल्कुल। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, जब बाजार में पैसा बिना किसी ठोस रिजर्व के बढ़ता है तो उसकी कीमत धड़ाम से गिर जाती है। एकदम सही। 1922 में बर्लिन में जो ब्रेड 160 मार्क की थी, 1923 आते आते उसकी कीमत 200 बिलियन मार्क हो गई। 200 बिलियन! जरा सोचिए, इतनी भयंकर आर्थिक तबाही के बाद वहां के आम नागरिकों की मानसिक स्थिति क्या रही होगी? देखिए, ये सिर्फ महंगाई नहीं थी, ये एक पूरे मध्यम वर्ग के जीवन भर की गाड़ी कमाई का रातों रात स्वाहा हो जाना था। मतलब जिस इंसान ने पूरी जिंदगी पेंशन के लिए पैसे जोड़े, अब उन पैसों से एक कप कॉफी भी नहीं आ सकती थी। बिल्कुल। जब एक पूरे समाज का भविष्य रातों रात शून्य हो जाए, लोग अपने ही संस्थानों से निराश हो जाएं, तो वहां एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खालीपन पैदा होता है। और इतिहास गवाह है कि हताशा की ये जमीन चरमपंथी विचारधाराओं के लिए सबसे उपजाऊ होती है। एकदम सही कहा आपने। जब पेट खाली होता है तो इंसान तर्क नहीं ढूंढता। हाँ, उसे बस एक मसीहा चाहिए होता है जो बता दे कि उसकी बर्बादी का असल विलन कौन है। और इसी हताशा के बीच एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की। 1923 का वो बियर हॉल पुच, है ना? हाँ, तख्ता पलट की वो नाकाम कोशिश। सामरिक रूप से वो एक बहुत बड़ी विफलता थी। हिटलर को जेल हुई, लेकिन उस जेल और मुकदमे ने उसे एक राष्ट्रीय मंच दे दिया। बिल्कुल। उसने उस मंच का इस्तेमाल अपने अपराध को सही ठहराने के लिए नहीं किया। तो उसने क्या किया? उसने जर्मनी की जनता के मन में दबे गुस्से को आवाज देने के लिए उसका इस्तेमाल किया।
हाँ। उसने एक ऐसा प्रोपेगेंडा गढ़ा जो टूटे हुए समाज को बहुत आकर्षक लगा। वो स्टैब इन द बैक मेथड। हाँ, पीठ में छुरा घोंपने का सिद्धांत। उसने लोगों को ये यकीन दिलाना शुरू किया कि जर्मनी युद्ध के मैदान में नहीं हारा था, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों ने उसे हरा दिया। और इन तथाकथित गद्दारों के लिए उसने यहूदियों और समाजवादियों को निशाना बनाया। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जर्मनी उस वक्त यूरोप के सबसे पढ़े लिखे, वैज्ञानिक रूप से उन्नत समाजों में से एक था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसा समाज इस बेबुनियाद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर कैसे यकीन कर सकता है जिसे जूडियो बोल्शेविज्म कहा गया? क्योंकि डर इंसान की तार्किक सोच को लकवा मार देता है। मतलब कि आप कितने भी पढ़े लिखे हों, डर आपको अंधा कर देता है। एग्जैक्टली। प्रोपेगेंडा का काम सिर्फ झूठ परोसना नहीं होता, वो लोगों के मन में पहले से मौजूद असुरक्षा और सदमे को अपना हथियार बनाता है। और फिर 1929 की महामंदी आ गई। हाँ, जो अर्थव्यवस्था अमेरिकी कर्जों के सहारे संभल रही थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 1933 तक जर्मनी में 60 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। 60 लाख बच्चे भूख से मरने लगे थे। ऐसे में जब एक करिश्माई वक्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान लौटाऊंगा, और इन सब परेशानियों की जड़ वो लोग हैं जो हमारे जैसे नहीं दिखते। बिल्कुल, तो हताश भीड़ उसी के पीछे चल पड़ती है। 1933 में हिटलर का तानाशाह बनना रातों रात नहीं हुआ था। वो 10 साल तक लगातार बोए गए नफरत के बीजों की फसल थी। एकदम सही। और सत्ता में आते ही उसका सपना बिल्कुल साफ था, एक जर्मन राइख बनाना, जो सिर्फ आर्यन नस्ल के लोगों के लिए हो, और इसके लिए उसे चाहिए था लेबेनस्ट्राउम। हाँ, यानी रहने की जगह। मतलब साफ था, दूसरों की जमीन कब्जा करना। लेकिन मेरा एक सवाल है। पूछिए। जब जर्मनी खुलेआम अपनी सेना बढ़ा रहा था, नफरत फैला रहा था, 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि तोड़ दी थी। हाँ, अपनी नई वायुसेना लुफ्तवाफे दुनिया के सामने पेश कर दी थी। तो दुनिया के बाकी देश चुप क्यों थे? ब्रिटेन और फ्रांस क्या कर रहे थे? उनकी इस चुप्पी के पीछे एक गहरी वजह थी, जिसे तुष्टीकरण या अपीजमेंट की नीति कहा जाता है। तुष्टीकरण? हाँ, देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस के नेता वो लोग थे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अपने देश की एक पूरी पीढ़ी को कटते हुए देखा था। तो वो किसी भी कीमत पर दूसरा युद्ध नहीं चाहते थे। बिल्कुल, कोई भी अपने देश को दोबारा उस नरक में नहीं धकेलना चाहता था। तो अगर हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन के नजरिए से देखें, तो क्या वो असल में वही कर रहे थे जो उनकी जनता चाहती थी, शांति? एकदम सही। उस समय शांति ही सबसे बड़ी मांग थी। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने 1935 में जर्मनी के साथ एक नेवल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था। क्योंकि उन्हें भी लगने लगा था कि वर्साई की संधि कुछ ज्यादा ही कठोर थी। हाँ, लेकिन चैम्बरलेन की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उन्होंने हिटलर को एक सामान्य राजनेता समझ लिया, जो तार्किक मांगों के साथ मोलभाव कर रहा था। बिल्कुल। उन्हें लगा कि कुछ मांगे मान ली जाएं तो हिटलर शांत हो जाएगा। और फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस डर गया था। उसने रक्षात्मक रुख अपनाते हुए अपनी सीमा पर 450 किलोमीटर लंबी मैजिनो लाइन बना ली। एक विशाल किलेबंदी। हाँ, ये सोचकर कि अगर कुछ हुआ भी तो ये दीवार हमें बचा लेगी। लेकिन ये तुष्टीकरण की नीति तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आप किसी गुंडे को अपना लंच बॉक्स ये सोचकर दे दें कि वो कल आपको पीटेगा नहीं। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। असल में आप सिर्फ उसकी भूख बढ़ा रहे हैं, और इसका पहला सबूत मिला 1938 में, जब ऑस्ट्रिया का नंबर आया। बिल्कुल। ऑस्ट्रिया का विलय एक सामरिक मास्टर क्लास था। हिटलर ने वहां सीधा हमला नहीं किया। तो क्या किया? पहले वहां के चांसलर कर्ट शुस्निक को ब्लैकमेल किया गया। नाजी समर्थकों को सरकार में बैठाया गया। और फिर जब चांसलर ने जनमत संग्रह कराना चाहा, तो वोटिंग से ठीक पहले हिटलर की सेना ऑस्ट्रिया में दाखिल हो गई। और सबसे खौफनाक बात बताऊं? क्या? एक भी गोली नहीं चली, बिना खून बहाए कब्जा हो गया। अरे बाप रे, बिना खून बहाए जीत! हाँ, नाजी प्रोपेगेंडा ने अंदर ही अंदर इतना काम कर दिया था। और इसके बाद हिटलर की नजर पड़ी चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड पर। बिल्कुल। और यहीं पर सितंबर 1938 का वो म्यूनिक समझौता हुआ। नेविल चैम्बरलिन शांति बनाए रखने के लिए जर्मनी गए और चेकोस्लोवाकिया से पूछे बिना ही उसका वो हिस्सा हिटलर को दे दिया। और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने कागज हवा में लहराते हुए कहा था, हमारे समय के लिए शांति। लेकिन वो शांति एक धोखा थी। एकदम धोखा। तुष्टीकरण ने हिटलर को बता दिया था कि पश्चिमी देशों में लड़ने की हिम्मत ही नहीं है। 1939 में उसने वादा तोड़ा और पूरा चेकोस्लोवाकिया हड़प लिया। अब पश्चिमी देशों का सब्र टूट गया था। अब लंच बॉक्स पूरी तरह छिन चुका था। हाँ, और उन्हें समझ आ गया कि अगला शिकार पोलैंड है।
लेकिन पोलैंड पर हमला करने से पहले हिटलर ने एक बहुत बड़ा दांव चला। 1939 में उसने सोवियत संघ के साथ नॉन अग्रेशन पैक्ट। हाँ, जरा सोचिए, नाजी और कम्युनिस्ट जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो एक साथ आ गए। देखिए, ये गठबंधन विचारधारा का था ही नहीं, ये शुद्ध रणनीतिक स्वार्थ था। हिटलर को टू फ्रंट वॉर नहीं लड़ना था। वो नहीं चाहता था कि जब वो पोलैंड पर हमला करे तो सोवियत संघ बीच में आए। बिल्कुल, और स्टालिन को भी अपनी सेना खड़ी करने के लिए समय चाहिए था। दोनों ने पोलैंड को बांटने का नक्शा पहले ही बना लिया। और फिर 1 सितंबर 1939 को 10 लाख जर्मन सैनिकों ने पोलैंड पर हमला कर दिया। हाँ, और दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी, पर असल में पोलैंड की कोई मदद नहीं की। एग्जैक्टली, इसे फोनी वॉर या नकली युद्ध कहा गया। पोलैंड की बेचारी पुरानी सेना जो अभी भी घोड़ों का इस्तेमाल कर रही थी, वो कुछ ही दिनों में हार गई, 8 सितंबर को ही। और यही दुनिया ने जर्मनी की उस खतरनाक रणनीति को देखा जिसे ब्लिट्जक्रीग कहते हैं। लाइटनिंग वॉर या आसमानी बिजली की तरह युद्ध। ये इतना खतरनाक क्यों था? क्योंकि इसमें टैंक और वायुसेना के जरिए इतनी तेजी से हमला किया जाता था कि दुश्मन को सोचने का मौका ही ना मिले। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से लकवा मार देना। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए, टैंकों को बिना रुके दिन रात चलाने के लिए इंसानी शरीर की तो कोई सीमा होती है ना? बिल्कुल होती है। स्रोतों से एक बहुत ही हैरान करने वाला सच सामने आता है। जर्मन सैनिकों को लगातार जगाए रखने के लिए परविटिन नाम का ड्रग दिया जाता था, जिसे आज हम क्रिस्टल मेथ कहते हैं। वेट, सच में क्रिस्टल मेथ? मतलब एक देश ने युद्ध जीतने के लिए अपनी ही सेना को खतरनाक ड्रग का आदी बना दिया। एकदम सही कह रही हैं आप। उनके दिमाग से डर, थकान, भूख सब मिटा दिया गया था। ये तो नैतिक पतन की चरम सीमा है। यह दर्शाता है कि कैसे थोड़े समय के फायदों के लिए, शॉर्ट टर्म टैक्टिकल गेन के लिए, सैनिकों के लंबे जीवन और स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिया गया। उन्हें मशीन का पुर्जा बना दिया गया। बिल्कुल। और पोलैंड के खात्मे के बाद सोवियत संघ ने भी पोलैंड का आधा हिस्सा ले लिया। हाँ, और अपनी सुरक्षा के नाम पर फिनलैंड पर भी हमला कर दिया। लेकिन युद्ध की ये आसमानी बिजली अब पश्चिमी यूरोप पर गिरने वाली थी। अप्रैल 1940 में हिटलर ने नॉर्वे और डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। और तब जाकर नेविल चैम्बरलिन को इस्तीफा देना पड़ा। 10 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और उसी 10 मई को हिटलर ने फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर धावा बोल दिया। लेकिन फ्रांस को तो अपनी मैजिनो लाइन पर बहुत भरोसा था ना? भरोसा था, लेकिन जर्मन सेना ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने मैजिनो लाइन को चकमा दे दिया। कैसे? जर्मन सेना का ग्रुप ए, जिसमें करीब 40,000 गाड़ियां और टैंक थे, वो घने आर्डेनिश जंगल से घुस गए। अरे लेकिन फ्रांसीसी मानते थे कि उस जंगल से कोई आधुनिक सेना नहीं गुजर सकती। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। जब तक फ्रांस को समझ आता, जर्मन टैंक उनकी मुख्य लाइनों को चीरते हुए आगे बढ़ चुके थे। और इसी ने उस स्थिति को जन्म दिया जिसे हम डनकर्क का घेराव कहते हैं। बिल्कुल। लगभग 4 लाख ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिक समंदर और तेजी से बढ़ती जर्मन सेना के बीच फंस गए। अगर वो सेना वहां खत्म हो जाती तो ब्रिटेन के पास रक्षा के लिए कोई बचता ही नहीं। एकदम सही। और फिर हुआ ऑपरेशन डायनामो। 26 मई से 4 जून 1940 के बीच इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू। हाँ, जहां ब्रिटिश वायुसेना के कवर के नीचे आम नागरिकों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल। वो आम नागरिक अपनी छोटी छोटी मछली पकड़ने वाली नावों को लेकर उस उफनते समंदर में उतर पड़े। और उन्होंने 3.5 लाख सैनिकों की जान बचा ली। 22 जून 1940 को फ्रांस ने सरेंडर कर दिया। इटली के मुसोलिनी ने हिटलर से हाथ मिला लिया। अब ब्रिटेन बिल्कुल अकेला खड़ा था। अमेरिका अब तक युद्ध से बाहर था। लेकिन डनकर्क से वापस लौटी उस सेना ने भविष्य की जीत की उम्मीद को जिंदा रखा था। मैं यही कहूंगा कि डनकर्क क्यों इतना अहम है। ये सिर्फ भागने की कहानी नहीं थी, ये हार के मुंह से जीवन बचाने की कहानी थी। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हम देखते हैं कि कैसे 1919 की एक अनुचित शांति संधि, हाँ, और भयंकर आर्थिक तबाही और एक तानाशाह के जहरीले प्रोपेगेंडा ने दुनिया को ऐसे युद्ध में धकेल दिया जहां सेनाओं को ड्रग्स के नशे में लड़ाया गया। और पूरे के पूरे देश
ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये सब जानना आज भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि जब कोई समाज आर्थिक रूप से टूट जाता है तो वो कैसे आसानी से झूठी कहानियों का शिकार बन सकता है। एकदम सही बात है। लोकतांत्रिक संस्थानों की विफलता सच में बहुत भारी पड़ सकती है। बिल्कुल। लेकिन अंत में एक विचार है जो मेरे मन में गूंज रहा है। क्या? जरा सोचिए, डनकर्क के उस बीच पर अगर आम नागरिकों ने अपनी छोटी छोटी नावों से जाकर उन सैनिकों को नहीं बचाया होता तो क्या होता? तो शायद आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल अलग होता। बिल्कुल। जब बड़े बड़े नेता और उनकी नीतियां फेल हो जाती हैं तो इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी अक्सर आम लोगों के कंधों पर ही क्यों आ गिरती है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है ना? तो इस सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। Please subscribe Uncovered Files.